गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोरोना वायरस या जिसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है के कारण हम सभी काफ़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिसका एक ही नारा है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इसलिए आपको घर पर भी रहना है और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। तो आपके विद्यालय दीप इंटर कॉलेज एवं दीप पब्लिक स्कूल ने पढ़ाई का एक ऑनलाइन क्लासेस का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसके द्वारा आपको पढ़ाई नियमित सुचारू रूप से चलती रहेगी, जिसमें आपको वीडियोज़ आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आज हम कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के पहले अध्याय प्रकाश का अध्ययन करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो दृष्टि को संवेदना देती है। प्रकाश वह बाह्य कारक है जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं तथा आँख वह यंत्र है जो प्रकाश की सहायता से वस्तुओं का ज्ञान कराती है एवं वस्तुओं का आकार, रंग, रूप आदि का भी पता चलता है। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि को संवेदना देती है। प्रकाश वह बाह्य कारक है जिससे वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं तथा आँख वह यंत्र है जो प्रकाश की सहायता से वस्तुओं का ज्ञान कराता है। फिर आता है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य और विद्युत बल्ब। ये सभी प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन करते हैं। फिर आता है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती अपितु प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखाई देती हैं, जैसे चंद्रमा, बर्तन आदि। चंद्रमा प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करता है अपितु प्रकाश का परावर्तन, यानी कि जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो वह उसे पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देता है। उसी तरह बर्तनों पर जब कोई प्रकाश डाला जाता है, प्रकाश किरण डाली जाती है, तो बर्तन प्रकाश का परावर्तन करके प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देते हैं। प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता किंतु इसकी सहायता से अन्य वस्तुएं देखी जा सकती हैं। दूसरा बिंदु है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। तीसरा बिंदु है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। चौथा बिंदु है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु में से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि में से नहीं गुजर सकता। छठा बिंदु है, चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। नेक्स्ट बिंदु है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग आती है इस वर्ष के पेपर के लिए, सबसे महत्वपूर्ण, प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है तो वह चमकदार तल पर टकराकर वापस लौट जाती है। यह प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी कि प्रकाश का किसी माध्यम में टकराकर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होता है वह तल परावर्तक तल कहलाता है। तलों से टकराने वाली किरण आपतित किरण कहते हैं। टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस जो किरण लौटती है उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, ये मान लीजिए कोई परावर्तक दर्पण है और ये आपतित किरण इस दर्पण के चिकने पृष्ठ से टकराकर अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। किसी चिकने पृष्ठ पर टकराने वाली किरण आपतित किरण कहलाएगी जो आई कोण बनाएगी, और परावर्तित किरण जो माध्यम से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है वो परावर्तन कोण आर बनाएगी। दर्पण से जो किरण टकराती है वो आपतित किरण, और दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण के द्वारा अभिलंब पर बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब पर बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस तिल पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर 1,
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप नंबर 2, आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब होता है यदि किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात फैल जाती हैं तथा किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी और बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण, कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, यदि समतल कांच की प्लेट को एक ओर चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो वह समतल दर्पण बन जाती है। गोलीय दर्पण, यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दें तो गोलीय दर्पण बन जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इस दर्पण में, अवतल दर्पण जो होता है, इस दर्पण में उभरे हुए पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश की जाती है। प्रकाश का परावर्तन अंदर की दबी हुई सतह से होता है। उत्तल दर्पण, इस दर्पण में दबे हुए पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश तथा प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है। ये मान लीजिए ये कांच का खोखला गोला है, इसे मध्य बिंदु से काटकर इसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए। जिधर खुरदरी पृष्ठ होगी आप देख सकते हैं, ये जो पृष्ठ बना है, अब ये कांच का खोखला गोला, इसे आधे भाग से काटकर इसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दी जाती है तो इस प्रकार बना दर्पण गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है कि उभरी हुई सतह को छोड़कर दबी हुई सतह पर पॉलिश की जाती है। ये फिर आता है गोलीय दर्पणों से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस, किसी गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F बराबर R/2। R वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण का द्वारक, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे कैपिटल M1 व M2 से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है, इसे एक चित्र द्वारा समझाया जा सकता है। ये मान लीजिए कोई दर्पण है, हमने यहाँ पर एक अवतल दर्पण लिया है। इसमें सभी आपको एक बार में समझ में आ जाएगा।
दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव P कहलाता है। ये जो बिंदु था मध्य बिंदु। दर्पण का परावर्तक तल का व्यास M1 M2 दर्पण का द्वारक कहलाते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र C कहा जाता है। C से लेकर पोल तक की दूरी, ये जो समांतर रेखा वक्रता केंद्र से मुख्य अक्ष को ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ये जो समांतर रेखा थी ये मुख्य अक्ष कहलाई थी। अब C से लेकर P तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F बराबर R/2। प्रिय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो भी तथ्य आपकी समझ में न आ पाए हों उन्हें आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दें। हम उन्हें अगली वीडियो में आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। अब अगली वीडियो में हम आपको दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम और प्रतिबिंब बनना सिखाएंगे, जिसमें आपको प्रकाश का अपवर्तन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, मानव नेत्र, दर्पण द्वारा परावर्तन तथा लेंस द्वारा अपवर्तन, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष आपको सिखाया जाएगा।